हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 पारिस्थितिक तंत्र। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से एक अपघटक जो होते हैं वे विभिन्न शरीरों का, कार्बनिक पदार्थों का किस प्रकार अपघटन करते हैं। इस वीडियो में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि कैसे इन अपघटकों के द्वारा अपघटित किए गए पदार्थ जो वायुमंडल में मुक्त होते हैं या मृदा या जल में मुक्त होने वाले पदार्थ पुनः कैसे एक जीव के शरीर में प्रविष्ट करता है, फिर से यह कैसे वायुमंडल में या मृदा या जल में प्रविष्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे हमारे द्वारा जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं की जाती हैं तो उनके लिए जितने भी पदार्थ होते हैं वो आवश्यक होते हैं। जैसे हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही H2O जल की आवश्यकता होती है, कार्बन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से नाइट्रोजन है या फिर इसी प्रकार से जो आयरन होते हैं या कैल्शियम होते हैं, इन पदार्थों की हमें आवश्यकता होती है। तो जितने भी जीवधारी होंगे, जितने भी सजीव होते हैं, इनकी कोशिकाओं में जो जैविक क्रियाएं होती हैं इनके लिए ये क्या करते हैं, इन्हीं पदार्थों को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। और जब यह जीव मृत हो जाएगा तो इनकी कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। जब इनकी कोशिकाओं का अपघटन होगा तो यही पदार्थ जो होते हैं वह पुनः वायुमंडल में या मृदा में या जल में मुक्त होते जाते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जब यह जीव के शरीर से फिर से वायुमंडल में जाए और वायुमंडल से फिर से यह जीवों के जीव द्रव्य में पहुंच जाए, तो यह प्रक्रिया जो होती है वह जानी जाती है एक नाम से, जिसे कहा जाता है पोषक पदार्थों का चक्रीकरण। इसको एक और नाम से जाना जाता है और कहा जाता है जैव भू रासायनिक प्रक्रिया। तो यह जैव भू रासायनिक प्रक्रिया या पोषक पदार्थों का चक्रीकरण एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होंगे वह जीव के शरीर से वातावरण में और वातावरण से जीव के शरीर में क्या होते जाएंगे, शामिल होते जाते हैं। तो इसी का एक चक्र बनता जाता है, चक्रीकरण हो रहा है यहाँ पर। तो इसके अंतर्गत जब जैव भू रासायनिक चक्र का अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत दो चक्र का अध्ययन किया जाता है। एक जो है वह कहलाता है गैसीय चक्र। गैसीय चक्र जो होते हैं नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर गैस जो होंगे या वायु में शामिल होने वाले जो अकार्बनिक भाग हैं वह शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं। दूसरा जो है वह कहलाता है अवसादी चक्र। अवसादी चक्र जो होते हैं यह मृदा में या चट्टानों में मिलने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं और वहां से जीवधारियों के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। तो इन दो चक्रों का हमको अध्ययन करना है। गैसीय चक्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कार्बन का चक्र, कार्बन चक्र, और अवसादी चक्र के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे फास्फोरस चक्र का। तो पहले देख लेते हैं कार्बन चक्र क्या होता है। पृथ्वी पर जितने भी कार्बन उपस्थित होते हैं यह मुख्य रूप से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, या यह समुद्र या महासागरों में जल में घुली हुई अवस्था में पाए जाते हैं, या जीवाश्म ईंधन में ये कार्बन जो होते हैं वह मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब जितने भी सजीव होते हैं इनमें जो कार्बन होता है वह इनमें जो पोषक पदार्थ होंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या वसा है, इन पदार्थों के रूप में इनके शरीर में ये कार्बन उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, तो वायुमंडल में जो CO2 होता है यह आता है
वायुमंडलीय CO2 जो होता है यह प्राप्त होता है विभिन्न जीवधारियों के श्वसन की क्रिया से। जैसे कि एक जंतु जो होंगे वो क्या करेंगे, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो श्वसन की प्रक्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागते हैं तो वायुमंडल में चला जाता है। पौधे जो होते हैं जब ये भी श्वसन की क्रिया करते हैं तो इनके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में ही त्यागा जाता है। इसके साथ ही साथ ये पौधे जो होते हैं जब ये मृत हो जाते हैं तो यह लकड़ी के रूप में या कार्बनिक कचरा के रूप में, इनकी पत्तियां जो होती हैं ये सब के सब जो होते हैं अवशेष के रूप में होते हैं। जब इनको जलाया जाता है तो इनके जलाने से, इनका दहन होगा तो इनको जलाने से भी ये कार्बन जो होगा वो कहाँ मुक्त होगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त होता है। इसके साथ ही साथ जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, ये जीवाश्म ईंधन जो होते हैं यह मृत पादप व जंतु के अवशेषों से निर्मित होने वाले होते हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन जो होते हैं जब इनका भी दहन होता है, जैसे जीवाश्म ईंधन में क्या शामिल है, पेट्रोल है, डीजल है, या इसी प्रकार के और पदार्थ जो होंगे वे शामिल हो जाते हैं। तो इनका जब दहन होगा तब भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा जो वायुमंडल में जाता है। अब ये वायुमंडल में जाने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह ग्रहण किया जाता है किसके द्वारा, पौधों के द्वारा। तो पौधे कौन सी क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये क्या कर रहे हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको जलीय जंतु जो होते हैं, जल में घुलता है यह, तो जलीय जंतु लेते हैं, जलीय जंतु जो होंगे यह भी इसको ग्रहण करते हैं। तो इसकी कुछ मात्रा जो होगी वो जल में भी उपस्थित होंगी। तो यहाँ पर पौधे जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, लेकिन जब ये श्वसन की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग भी देते हैं। तो अब जो कार्बनिक पदार्थ इनकी कोशिकाओं में उपस्थित है, जब इन पौधों को जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाएगा तो अब इस पौधे में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ है वह जंतुओं में स्थानांतरित होगा। जंतु जो होते हैं ये भी श्वसन की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा को वायुमंडल में त्याग देते हैं और विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में ये शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वोच्च मांसाहारी में कार्बन को क्या करते हैं, स्थानांतरित करते जाते हैं। अब यदि ये दोनों के दोनों, ये पौधे भी किसी का भोजन नहीं बन रहे हैं और ये जंतु जो है वह भी किसी का भोजन नहीं बनते हैं, तो ये दोनों के दोनों मृत होते जाएंगे और मृत होकर के कहाँ पर, जीवाश्म ईंधन के रूप में मृदा में यह पाए जाएंगे। और जब इस जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाएगा तो फिर से वायुमंडल में ये कार्बन जो होगा वह मुक्त हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं और इन ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप गैस के रूप में कार्बन जो होता है वह मुक्त होता है। तो यह कार्बन जो होता है वह भी इसी वायुमंडल में जाकर के मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन चक्र जो होता है इसमें जीवधारियों में उपस्थित कार्बन जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में मुक्त होता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए और प्रकाश संश्लेषण करके यह विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस कार्बन को स्थानांतरित करते जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति में कार्बन चक्र जो होता है वह चलता रहता है। अगला जो है वह है फास्फोरस चक्र। फास्फोरस जो होता है यह मृदा के अंदर पाया जाने वाला तत्व होता है और यह मुख्य रूप से फास्फेट के रूप में चट्टानों में पाया जाता है। जब यह फास्फोरस फास्फेट के रूप में उपस्थित होता है तो जीवों के द्वारा या जल के द्वारा इनकी कुछ मात्रा जो होती है वह मृदा में उपस्थित जल में मिल जाती है, जो मृदा विलयन कहलाता है। अब मृदा में उपस्थित ये फास्फेट जो होगा वह पादपों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पौधे जो होते हैं इसको ग्रहण कर लेते हैं मृदा के माध्यम से। अब पौधे से यह फास्फेट जो होगा वह
जंतुओं में प्रविष्ट करता है, अर्थात जब जंतु जो होंगे वह पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे तो ये फास्फेट जो होगा वह जंतुओं में स्थानांतरित हो जाता है। जंतुओं के शरीर में और पौधों के शरीर में ये फास्फेट जो होते हैं वह महत्वपूर्ण कारक के रूप में पाए जाते हैं, जैसे एटीपी के रूप में होते हैं, एडीपी के रूप में होते हैं। ये फास्फोरस जो होते हैं यहाँ इनके कोशिकाओं में फास्फोलिपिड के रूप में पाए जाते हैं, इनकी प्लाज्मा झिल्ली में। इसके साथ ही साथ इनके न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं उनमें भी यहाँ फास्फेट जो होते हैं वह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, इसीलिए पौधों और जंतुओं में ये फास्फेट जो होते हैं विभिन्न यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। जब ये दोनों मृत हो जाते हैं तो इनके मृत हो जाने पर इनमें उपस्थित जो भी फास्फेट होंगे वह अपघटकों के द्वारा फिर से क्या कर दिए जाएंगे, चट्टान के रूप में इसको मृदा के स्तर में पहुंचा दिए जाएंगे और उसके साथ ही साथ विभिन्न जीवधारी जो होंगे वह फिर से पुनः इस फास्फोरस को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक फास्फोरस चक्र जो होता है इसमें चट्टान में उपस्थित फास्फेट जो होते हैं मृदा विलयन में मिलते हैं, मृदा विलयन से यह पौधों में, पौधों से यह जंतुओं में, दोनों को मृत हो जाने पर यह पुनः क्या चट्टानों में उपस्थित होते हैं। तो ये फास्फोरस चक्र जो होता है यह चट्टान के द्वारा ही होने वाला प्रक्रिया होता है, क्योंकि यह गैस के रूप में जीवधारियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए इसका मुख्य स्रोत जो होगा वह पृथ्वी और समुद्री चट्टान जो होते हैं वे होते हैं।